हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और ज्योग्राफी में भी हमारा पांचवा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है और आज जो होने वाला है ये छठा चैप्टर होगा, जिसका नाम है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं या तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। आपको पता है कि यह मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, जो हमारा भूगोल का पहला बुक है, उसका ये छठा चैप्टर है। और आपके पास यदि पुराना बुक होगा तो उसमें ये सातवां चैप्टर होगा। तो एक जो चैप्टर था जनसंख्या संगठन, ये जो है उसमें हटा दिया गया है, इसलिए ये जो है चैप्टर 6 में पढ़ाया जा रहा है आपको। ये 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो हिंदी माध्यम के होने चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अ, राजस्थान कह लीजिए, सारे स्टेट के बोर्ड के लिए बच्चों के लिए ये सभी जो है सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सभी बच्चों के लिए कॉमन क्यों है? क्योंकि यह एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है? एनसीईआरटी का बुक जो है भारत की लगभग सभी स्टेट फॉलो करती है और कहीं-कहीं जो है अपने लैंग्वेज में होता है, कहीं इंग्लिश में होता है, लेकिन कम या ज़्यादा सभी स्टेट फॉलो करती है। इसलिए सभी स्टेट के बच्चों के लिए जिनका हिंदी माध्यम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद शेड्यूल की बात करें तो आज जो है ज्योग्राफी है, मंडे है और मंडे को ज्योग्राफी चल रही है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ज्योग्राफी और पॉलिटी जो चलती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है नोट्स दूंगा आप लोगों को। जो पॉलिटी का 7वां चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया, इसका मैं नोट्स दूंगा। नोट्स ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से एक दो ऐसे क्वेश्चंस है जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ जिसके आंसर से। उसके आंसर्स में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। और आज से टेलीग्राम ग्रुप पे क्यूज शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया है? क्यूज शुरू हो गया। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डेली 2 से 4 क्वेश्चंस डालूंगा, जिस वजह से होगा क्या है कि उस क्वेश्चन का मतलब जवाब दे करके आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। वही क्वेश्चन डालूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डालूंगा। जैसे-जैसे सिलेबस खत्म होगा वैसे-वैसे क्वेश्चन जो है चेंज होते जाएँगे या क्वेश्चन बढ़ते जाएँगे जैसे-जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। इसलिए क्यूज के माध्यम से भी आपकी तैयारी हो जाएगी और इस तैयारी को धार देने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। इस चैप्टर में जैसा कि हमें पता है कि हम लोग जब अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर में पढ़ना क्या-क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें पढ़नी है तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप किसको कहते हैं? तृतीय क्रियाएँ किसको कहते हैं? चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में हम लोग क्रमशः पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में और चैप्टर 5 में द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और चैप्टर 6 में तृतीय क्रियाकलाप। इसके अलावा चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप के भी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी पढ़ेंगे। तृतीय क्रियाकलाप का यहाँ पे वर्गीकरण जो किया गया है, किस-किस बेस पर, इस पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जैसे व्यापार और वाणिज्य के आधार पे, परिवहन के आधार पे, संचार के आधार पे और सेवाओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप जो सेवा क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो योगदान है पर्यटन का ही है। लगभग 35 से 40% योगदान करता है पर्यटन क्षेत्र, इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद एक नया पर्यटन चला जिसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, यानी कि जी हाँ, मतलब डॉक्टर से दिखाने के लिए जाते हैं, वहाँ घूम करके आते हैं या और भी बहुत तरह की बातें हैं, जो हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे और पंचम क्रियाकलाप क्या होती है, इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिलेबस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग अपना जो पहला टॉपिक है, तृतीय क्रियाकलाप देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है? तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? शायद एक पिक जो है मेरे पिक्चर से ढक रहा होगा, बट कोई ना, मैं आप वहाँ पे हाइड कर लूँगा खुद को। तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? तृतीय क्रियाकलाप में अमूर्त सेवाओं से संबंधित यह क्रियाकलाप है। अमूर्त सेवाएं, हमने द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ा है, द्वितीय क्रियाकलाप में मूर्त सेवाएं, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप जो संबंधित होती है यह मूर्त सेवाओं से।
मतलब हम वहां पे उत्पाद करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? जो प्राथमिक उत्पाद है उससे हम द्वितीयक उत्पाद बनाते हैं और उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। जैसे चीनी से गन्ना बनाया जाता है, गेहूं से आटा बनाया जाता है, कपास से वस्त्र बनाया जाता है, लौह अयस्क से इस्पात जो जो मशीनरी है ये बनाए जाते हैं। तो यह मूर्त सेवाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह मूर्त सेवाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन जो तृतीय क्रियाकलाप है इसका संबंध अमूर्त क्रियाकलापों से है। बहुत अलग अलग प्रकार की सेवाएं इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं बात करूं वकील, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, ये सब इसी में आते हैं। बैंकिंग सेवाएं हो गई, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, धोबी है, नाई है, ये सब के सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये सारे जो प्रोफेशन कहीं न कहीं अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, चिकित्सक अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, उसी को डॉक्टर कहते हैं। वकील अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, ठीक है? उसके बाद और जो है धोबी अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, नाई अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, जो परिवहन है, परिवहन से सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक लाया और ले जाया जाता है। तो यह जो परिवहन है, जो संचार है, जैसे हम बात करते हैं दूरभाष हो गया, इस पे जो हम बात करते हैं मोबाइल है, ये सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और इनको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी रखा जाता है। अभी मैं जस्ट इसका जो वर्गीकरण करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इसमें जो आवश्यकता होती है, द्वितीय क्रियाकलाप में किस चीज़ की आवश्यकता थी? अर्धकुशल श्रमिक, मशीन, उद्योग, यंत्र, इसी सब चीज़ों की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है? सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर से रिलेटेड जो नॉलेज है, ये आपके पास होना चाहिए और क्रियात्मक प्रशिक्षण आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ करके सिर्फ डॉक्टर बना जा सकता है। उसमें हम प्रयोग करना भी सीखते हैं। प्रशिक्षण भी लेते हैं कि डॉक्टर इलाज कैसे करते हैं। तो इसमें जो आवश्यकता होती है सैद्धांतिक ज्ञान की और क्रियात्मक प्रशिक्षण की होती है। कुछ पिक आपको दिख रहा होगा, जैसे कि टीचर शैक्षणिक से रिलेटेड है, शिक्षण से रिलेटेड है, बैंकिंग हो गई है, बैंकिंग सेवाएँ हैं, डॉक्टर की सेवाएँ हैं, वकील की सेवाएँ होती हैं, इसी प्रकार नाई होता है, धोबी होता है, संचार है, परिवहन है, व्यापार है, ये सब के सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग बात करेंगे तृतीय क्रियाकलाप में किन-किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, किन-किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, ठीक है? जस्ट वेट, ओके, चलिए। सबसे पहले इसमें क्या सम्मिलित होता है? उत्पादन। उत्पादन होगा और दूसरा होगा विनिमय। विनिमय का अर्थ है एक्सचेंज यानी कि आदान-प्रदान। हिंदी में मैं लिखूं आदान-प्रदान। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। उत्पादन में किन चीजों का उत्पादन होता है? सेवाओं का उत्पादन होता है। जो भी ये तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यापारी अपना व्यापार करता है, ठीक है? बढ़ेंगे थोक व्यापार और फुटकर व्यापार सब पढ़ेंगे। व्यापारी अपना व्यापार करता है, दुकानदार भी सामान ही बेचता है, वो भी एक तरह का सेवा कर रहा है। नाई हो गया, धोबी हो गया, उसके बाद जो वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे व्यवसाय ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसको मापा कैसे जाता है? पारिश्रम और वेतन के द्वारा मापा जाता है। यानी कि इसका जो पैमाना है मापने का, ये पारिश्रम और वेतन के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, जो घर बनाने की क्रिया में काम कर रहा है, तो वो जो परिश्रम करेगा तो उसका कुछ पारिश्रम होगा कि नहीं होगा? उसका कुछ पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? एंड ऑफ द डे शाम में कुछ पैसा बनेगा। 300 बने, 500 बने, 1000 बने, जो भी बने उसका बनेगा। उसके बाद ऐसे ही कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, सरकारी संस्था में काम कर रहा है, अपनी सेवाएँ दे रहा है। कोई डॉक्टर है सरकारी संस्था में या निजी संस्था में काम कर रहा है, तो उसका वेतन होगा या नहीं होगा? कुछ न कुछ वेतन होगा। शिक्षक का वेतन होता है। तो इन सेवाओं को जो मापा जाता है, पारिश्रम के आधार पे और वेतन के आधार पे मापा जाता है। वहीं विनिमय जो है जैसे आदान-प्रदान, जो सेवाएँ हैं उसका आदान-प्रदान होता है, जैसे व्यापार हो गया। एक जगह से हम सामान लाते हैं, दूसरी जगह बेच देते हैं। जैसे फुटकर विक्रेता क्या करते हैं? खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता से सामान लाते हैं और ग्राहक को बेच देते हैं, हमें और आपको बेच देते हैं। जैसे परिवहन, जो सामान है वो किस चीज़ पर लाया और ले जाया जाता है? परिवहन के माध्यम से।
बसों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से सामान को लाया और ले जाया जाता है। वहीं संचार व्यवस्था है, जैसे सपोज़ दैट किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है। मान लीजिए जैसे कि आपको धोबी से काम करवाना है, तो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो बड़े-बड़े आदमी होते हैं, वो धोबी को फ़ोन कर देते हैं या उनके यहाँ वीक में 1 बार, 2 बार, 3 बार धोबी चला जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि धोबी उनसे कपड़ा लेकर के अपने यहाँ साफ करके फिर उनको दे जाता है। मान लीजिए आपके घर में अ, कोई फंक्शन है जिसमें आपको कोई कपड़ा पहनना है और वो कपड़ा साफ नहीं है, सपोज़ दैट करते हैं, आप धोबी को क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे ना कि आप हमारे यहाँ आओ और हमारा कपड़ा ले जाओ, इसको साफ करके, इसको प्रेस करके दे जाना। तो धोबी कहीं न कहीं आएगा कैसे? टेलीफ़ोन करके। हम दूरभाष करेंगे उसको, टेलीफ़ोन करेंगे, अपने मोबाइल का यूज़ करेंगे, तो एक तरह से ये संचार का साधन है। परिवहन हो गया, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और व्यापार भी यही होता है, ठीक है? उपयोग इसका उपयोग क्यों किया जाता है? व्यापार का, परिवहन का, संचार का उपयोग किया क्यों जाता है? जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। एक जगह से सामान यहाँ से ए से लाना है और बी तक ले जाना है और बी जो स्थान है वहीं पे बेचना है। तो इस 500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसको कैसे तय किया जाएगा? इसको परिवहन के माध्यम से तय किया जाएगा और इससे होगा क्या, जो हमारा जो समय है यह कम लगेगा। आजकल तो ऐसा भी होता है कि आप ईमेल के माध्यम से सामान मँगवा सकते हैं। आपको सामान का फ़ोटो भेज देगा, जनरली जैसे कपड़ा वगैरह के सेंस में होता है, कपड़े की जो दुकान होती है वहाँ पे सामान का फ़ोटो भेज दिया जाता है। आप यहाँ से ओके कर दें और फिर वो आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज देता है, आप उसको पैसे भेज दें। तो यहाँ पे समय का भी उपयोग समय भी बच गया और जो है दूरी को भी निष्प्रभावी कर दिया गया कि आपको जाना भी नहीं पड़ा वहाँ लाने के लिए, आपको भेज दिया गया सामान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें जो हैं, उत्पादन और विनिमय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्पादन और विनिमय में एक चीज़ हम लोग और समझते हैं, जो उत्पादन होता है ये निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भी होता है। जो उत्पादन होता है, ठीक है? ये 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? कौन-कौन सा होता है? एक तो होता है निम्न स्तरीय और दूसरा होता है उच्च स्तरीय। दूसरा जो होता है उच्च स्तरीय होता है। निम्न स्तरीय में क्या आ जाएगा? जैसे शारीरिक श्रम है, शारीरिक श्रम। जैसे कोई लेबर हुआ, रिक्शा चालक हुआ, ये सब क्या करते हैं? शारीरिक श्रम करते हैं। कोई ठेला चालक है, शारीरिक श्रम करते हैं। तो इसमें आ जाएगा शारीरिक श्रम, ठीक? इसमें जो हो जाएगा मानसिक श्रम, यहाँ पे मानसिक श्रम किया जाता है। जैसे वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, जो बैंकिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, ये सब मानसिक श्रम करते हैं, मानसिक वर्क करते हैं। जो शारीरिक श्रम वाले लोग होते हैं, इनका जो वेतन होता है, जो भुगतान होता है, ये कम किया जाता है, यानी कि कम भुगतान होगा इनको। कम भुगतान या कम वेतन कह सकते हैं। कम भुगतान किया जाएगा क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। वहीं जो मानसिक श्रम वाले जो लोग होते हैं, जो मानसिक श्रम करते हैं, इनको ज़्यादा भुगतान किया जाता है, ठीक है? ज़्यादा भुगतान किया जाता है, ज़्यादा वेतन इनका होता है। जैसे एक टीचर का वेतन ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत, अगर कोई लेबर है, कोई मज़दूर है, उसके अपेक्षाकृत। एक डॉक्टर का वेतन ज़्यादा होगा, एक इंजीनियर का वेतन ज़्यादा होगा, ठीक है? एक वकील का वेतन ज़्यादा होगा क्योंकि ये सभी उच्च स्तरीय वर्क कर रहे हैं जिसमें मानसिक श्रम की ज़रूरत होती है, थिंकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, थिंकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। जो व्यक्तिगत सेवाएँ होती है, जो शारीरिक श्रम है, कम भुगतान हुआ और कौन है? कोई इंडिविजुअल है तो इसको हम व्यक्तिगत सेवाओं के अंतर्गत रखेंगे। यह असंगठित क्षेत्र के भी अंतर्गत आएगा। इसको हम छोड़ देते हैं अभी, व्यक्तिगत सेवाएँ हो गई, ये व्यक्तिगत हो गई। मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है? कोई टीचर है, सरकारी टीचर है या निजी टीचर है, कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में वर्क वर्क कर रहा है या किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। वही टीचर अगर शाम को होम ट्यूशन लेने के लिए चला जाता है, ठीक है? होम ट्यूशन का कांसेप्ट है ना? होम ट्यूशन लेने के लिए चला जाता है तो वह जो हो जाएगा व्यक्तिगत उसके व्यक्तिगत सेवाओं के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? उसके व्यक्तिगत सेवाओं के अंतर्गत आ जाएगा और वह जाकर के क्या करेगा? पढ़ाएगा।
एक बार में 1 या 2 बच्चों को पढ़ाएगा, इसलिए उसको कम भुगतान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कम भुगतान किया जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में उसकी सेवाएँ जो हो जाएगी निम्न स्तर हो जाएगी। वहीं वो टीचर अगर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, कहीं कॉलेज में पढ़ा रहा है, प्रोफ़ेसर है, तो वह उसका उच्च स्तरीय काम है। वहाँ पे उसको मानसिक श्रम ज़्यादा लगेगा, एक साथ कई बच्चों को पढ़ाता है, इस वजह से उसको ज़्यादा भुगतान किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इससे पहले देखा है, लोग पहले देख चुके हैं जो आर्थिक क्रियाएँ होती है। मैंने आपको पहले ही चैप्टर जो इसका जो चौथा चैप्टर है उसमें मैंने बताया था जो प्राथमिक क्रियाएँ थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रियाएँ कई प्रकार की होती है। उसमें मैंने 4 प्रकार का ज़िक्र किया था। कौन-कौन सा? प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीयक क्रियाएँ, तृतीयक क्रियाएँ और चतुर्थ क्रिया तक मैंने ज़िक्र किया था। लेकिन इस चैप्टर में हम पंचम क्रियाओं को भी पढ़ने वाले हैं और सम्मिलित रूप से जो तृतीयक क्रियाओं से लेकर पंचम पंचम क्रियाएँ हैं, यह सम्मिलित रूप से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह सम्मिलित रूप से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे अब वैज्ञानिक हो गया, रिसर्चर हो गया, जो विशेषज्ञ होता है, सरकार के लिए परामर्शदायी का काम करता है, जो नीति निर्धारण के काम करते हैं, जो नियम बनाते हैं, ये सब इसी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अलग-अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आज क्या मैक्सिमम जो मुख्य रूप से बात करेंगे, तृतीयक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा-सा हम जो तीनों क्रियाएँ हैं, प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रियाएँ, इसके बारे में थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? कुछ पार्ट जो है छूट रहा होगा, मैं खुद को हाइड करता हूँ यहाँ से। जो आर्थिक क्रियाएँ होती है, यहाँ से अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, यहाँ पे मैंने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया। हालाँकि मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया कि ये 5 प्रकार से हैं, लेकिन हमें तृतीय क्रिया तक ही पढ़ना है आज, तो आज हम तृतीय क्रिया तक ही बात करेंगे। प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीयक क्रियाएँ और तृतीयक क्रियाएँ। प्राथमिक क्रियाएँ में जनरली क्या होता था? कच्चे माल के रूप में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे और सबसे पुरानी जो प्राथमिक क्रियाएँ थी, ये आखेट था यानी कि शिकार करना और संग्रह करना। किस चीज़ का? कंद-मूल का, फलों का संग्रह करना था। वहीं द्वितीय क्रियाएँ क्या थी? जो प्राथमिक उत्पाद को और अधिक उपयोगी उत्पाद में और अधिक उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे गन्ना से हम चीनी से गन्ना। मान लीजिए यहाँ अगर कृषि है, कृषि में हम किसकी कृषि किए? गन्ना का कृषि किए और यही गन्ना जो जब चीनी बनेगा तो यह द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे मूर्त सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी कि फिजिकल फॉर्म में जनरली होता है, इसी को हम मूर्त सेवाएँ कहते हैं। इसमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तकनीक की, मशीनों की और फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। वहीं तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत, तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें से कौन-सी सेवाएँ हैं? अमूर्त सेवाएँ हैं, ठीक है? जिसका फिजिकल फॉर्म में जनरली नहीं होता, जैसे डॉक्टर, वकील, ये जो अपनी सेवा देगा, ये जनरली क्या है? अमूर्त सेवा। दिखती है क्या? डॉक्टर सेवा दे रहा है अपना, नहीं ना? वहीं अगर चीनी का प्रोडक्शन होगा तो दिखेगा ना, चीनी बनेगा तो दिखेगा। उसी तरह वकील है, शिक्षक है और भी बहुत सारे जो है व्यवसाय हैं, यह अमूर्त सेवाओं के अंतर्गत आएँगे। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जो कुशल कर्मी होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जिनको ज्ञान होता है उस क्षेत्र में, इन सभी लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में कपास उपजाया जाता है कृषि के अंतर्गत, तो कपास से क्या बनता है? कपास से हम क्या बनाएँगे? कपास का जो उत्पाद होगा, यह क्या होगा? कपड़ा होगा, ठीक है? और कपड़ा यदि गंदा हो गया, कपड़ा यदि गंदा हो गया तो हम किसको देंगे साफ करने के लिए? धोबी या ड्राई क्लीनर्स को। तो यह तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो समझाने की कोशिश की है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और समझ में आए तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सेवा सेक्टर है, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और जो पंचम क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और जो पंचम क्रियाकलाप है, सम्मिलित रूप से इनको सेवा क्षेत्र या सेवा सेक्टर कहा जाता है। तृतीय क्रियाकलाप में कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है? व्यापार और वाणिज्य के बारे में।
परिवहन के बारे में, संचार के बारे में और सेवाओं के बारे में हम लोग अलग-अलग पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा पहला जो है वर्गीकरण व्यापार एवं वाणिज्य के आधार पे होगा, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। पहला हमारा क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य। इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो थोक व्यापार हो गया, दूसरा फुटकर व्यापार, इसको खुदरा व्यापारी भी कहते हैं। यह नगरीय आपूर्ति घर मतलब कहाँ-कहाँ अवेलेबल है और ग्रामीण मंडियाँ, यहाँ भी होती है नगर में और ग्रामीण में मंडी प्रणाली जो होती है वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो फुटकर व्यापार है, यह ग्रामीण और नगर दोनों जगह ये भी अवेलेबल होता है। ग्रामीण में गाँव में जो होता है फेरी वाला होता है, ठीक है? हाट लगाया जाता है, होता है ना किसी दिन पार्टिकुलर दिन किसी एक जगह पे हाट लगता है, फिर किसी पार्टिकुलर दिन किसी दूसरे जगह पे हाट लगता है। यानी कि जो उस आस-पास के लोकल व्यापारी होते हैं, पार्टिकुलर उस जगह पे जाते हैं और आस-पास के लोग जो हैं सामान खरीदने के लिए आ जाते हैं। जैसे खास करके सब्जी हो गया, चावल-दाल हो गया, आलू-प्याज है, मतलब राशन की जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ मसाला वगैरह सब आसानी से मिल जाता है वहाँ पे। वहीं जो नगरीय प्रकार के अंतर्गत श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार केंद्र और लोक वितरण योजना है, सब इसका बाइफरकेशन है और यानी कि अलग-अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और डाक ऑर्डर, दूरभाष और इंटरनेट के द्वारा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्गीकरण है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक है, व्यापार एवं वाणिज्य, इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में ना आपको अधिकतर चीज़ें जो मिलेंगी अभी तक आज की क्लास में खासकर, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से अभी तक आप देख रहे होंगे। इसको जो ये जो लिखा हुआ है, ये जो बनाया गया है ना, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं और आपको अधिकतर चीज़ें इस क्लास में फ्लो चार्ट के ही माध्यम से मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी जगह वर्गीकरण किया गया है और इसलिए आपको वर्गीकरण के माध्यम से समझाना ज़रूरी है। मेरा कर्तव्य है, मैं आप लोगों को कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं करना चाहता हूँ कि ये नहीं ये पढ़ेंगे, ये नहीं ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा टाइम लेंगे, थोड़ा-सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सभी चीज़ें बारीकी से पढ़ेंगे, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और बहुत इधर-उधर भी नहीं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हम लोग अभी व्यापार और वाणिज्य के बारे में कुछ चीज़ें हाइड करनी है, ठीक है? तो हाइड कर रहा हूँ। व्यापार और वाणिज्य, इसमें उत्पादन किस चीज़ का होता है? उत्पादित वस्तुओं जो है, उसका खरीदना और बेचना ये व्यापार के अंतर्गत आता है, ये वाणिज्य के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, यह लाभ कमाना होता है। यानी कि लाभ पे आधारित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार करेगा, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि उसको लाभ आए, ठीक है? और यह जो व्यापार होता है, यह कहाँ पे होता है? व्यापारिक केंद्रों पे होता है। जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, यह गाँव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। इन व्यापारिक केंद्रों का वर्गीकरण किया गया है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र या फिर नगरीय बाजार केंद्र। विपणन का अर्थ होता है बाजार, जहाँ पे सामानों को बेचा और खरीदा जाता है। जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं, यह कहाँ होते हैं? यह होते हैं निकटवर्तीय बस्तियों का पोषण करते हैं। मतलब होते कहाँ है? जो ग्रामीण विपणन केंद्र है, वो ग्रामीण के आसपास होंगे। तो ग्रामीण के आसपास होगा, तो उस ग्रामीण के आसपास, उस गाँव के आसपास जो निकटवर्ती बस्तियाँ होंगी, उसमें जो लोग रहे होंगे, उसका पोषण करेंगे, मतलब उसका पेट भरेंगे। यानी कि उस ग्रामीण वितरण केंद्र में, ग्रामीण बाज़ारों में जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो वहाँ पे मिलेंगी। यह एक तरह से अर्ध नगरीय क्षेत्र होता है, ना पूरी तरह से नगर है, ना पूरी तरह से गाँव है। इसमें जो है स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होता है, यानी कि कुछ ऐसे बाजार, कुछ ऐसे दुकान होते हैं जहाँ पे सामानों को संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और वितरण किया जाता है, यानी उनको बेचा जाता है। वितरण ऐसे तो है नहीं कि हम फ्री में देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइनली लाभ कमाना है, तो उसको बेचना है। और जो है ग्रामीण लोग कि अधिक मांग वाली वस्तुओं को उपलब्ध करने में ग्रामीण वितरण केंद्र जो है, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण लोगों की अधिक डिमांड क्या होती है? राशन का सामान, जो फल होता है, जो सब्जी होता है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और यही जो है ग्रामीण वितरण केंद्र इस सब चीज़ों को उपलब्ध करवाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं दूसरा जो होता है नगरीय बाजार केंद्र, ये पहला था और जो दूसरा होता है यह नगरीय बाजार केंद्र। इसमें साधारण वस्तुएँ और सेवाओं भी प्रदान की जाती है और इसके अलावा विशिष्ट वस्तुएँ और सेवाएँ भी प्रदान की जाती है। यानी कि जो ग्रामीण वितरण केंद्र में मिलेगा, वह नगरीय वितरण केंद्र में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा और किन चीज़ों को
क्या चीज़ मिलेगी, जैसे अध्यापक है, तो नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, बड़े-बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं। जो वकील होता है, जहाँ पे कोर्ट होगा वहीं पे तो वकील मिलेंगे ना, तो वकील भी कहाँ आएँगे, ग्रामीण नगरीय बाज़ार केंद्र के आस-पास होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट होता है। उसके बाद परामर्शदाता है, आपको किसी चीज़ पे नॉलेज लेना है, एडवाइस लेना है, ये सभी सब के सब कहाँ मिलेंगे? नगरीय बाज़ार केंद्र के समीप मिलेंगे। जो चिकित्सक हो गया, ये सब के सब नगरीय बाज़ार केंद्र के अधीन मिलेंगे, नगरीय बाज़ार केंद्र के आस-पास मिलेंगे, क्योंकि ये विशिष्ट सेवाएँ हैं जो गाँव में नहीं दी जा सकती। बताइए, एक अच्छे अध्यापक का गाँव में रह के क्या करेंगे? वो कितना एक्सप्लोर कर लेंगे खुद को। एक वकील गाँव में रहकर कितना एक्सप्लोर कर लेगा, ठीक है? एक परामर्शदाता है, गाँव में किन-किन व्यक्तियों को परामर्श देगा। एक चिकित्सक है, गाँव में कितना अपना चिकित्सा व्यवसाय कर लेगा, ऐसा तो है नहीं ना। इसलिए ये सब के सब नगरीय बाज़ार केंद्र के अधीन है, नगरीय बाज़ार केंद्र के आस-पास आपको मिल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद एक और है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। आवधिक कहने का क्या अर्थ है? किसी पार्टिकुलर सप्ताह में, किसी पार्टिकुलर दिन में, सप्ताह के किसी पार्टिकुलर दिन में, किसी विशेष क्षेत्र में ये बाजार लगता है। मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन है, ठीक है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है? 4, 5, 6, 7, 7 दिन है। मान लीजिए ए बाजार यहाँ, बी है, मैं नामकरण करता हूँ, सी, डी, ई, एफ और जी। 7 दिन हो गए। मान लीजिए किसी दिन जो है सप्ताह में बाजार, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे को बाजार लगा ए क्षेत्र में, तो ट्यूसडे को लगेगा बी क्षेत्र में, वेडनेसडे को लगेगा सी क्षेत्र में, थर्सडे को लगेगा डी क्षेत्र में, फ्राइडे को लगेगा ई क्षेत्र में, सैटरडे को लगेगा एफ क्षेत्र में और संडे को लगेगा जी क्षेत्र में। नामकरण मैंने कर दिया, अलग-अलग नाम हो सकते हैं, आप रख सकते हैं। ये साप्ताहिक बाजार होते हैं, यानी कि निश्चित तिथि और निश्चित दिन में लगाए जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगाए जाते हैं। जो व्यापारी ए क्षेत्र में जाएगा, वही व्यापारी आपको अगले दिन बी क्षेत्र में भी मिल जाएगा, वही व्यापारी अगले दिन सी क्षेत्र में भी मिल सकता है आपको। यानी कि निश्चित तिथि को और निश्चित दिन पे लगाए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो आवधिक बाजार होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अधीन आते हैं। जैसे हाट आप लोगों ने सुना होगा, यह हाट का कांसेप्ट जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब जो ये है जो व्यापारिक केंद्र का जो वर्गीकरण किया गया है, जो ग्रामीण विपणन केंद्र और जो नगरीय बाजार केंद्र है, इसमें थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता दोनों होते हैं। कौन-कौन होते हैं? थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता दोनों होते हैं। थोक विक्रेता कौन होते हैं? थोक विक्रेता वो होते हैं जो सामानों को और वस्तुओं को बल्क में खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और वो बेचते हैं किसको हैं सामान्यतः? वह फुटकर विक्रेता को बेचते हैं और फुटकर विक्रेता क्या करता है? थोक विक्रेता से सामान और वस्तुओं को खरीदता है और हमें आपको, हम लोग हो गए क्या? उपभोक्ता, जो सामानों का उपभोग करते हैं, इसको बेचता है। जो फुटकर विक्रेता होता है वो अपने सामानों को उपभोक्ता को बेचता है, सामान्य आदमी को बेचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? उसके बाद उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत हमने थोक विक्रेता विक्रेता और फुटकर विक्रेता के बारे में देख लिया और हमने कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नगरीय आपूर्ति घर, ग्रामीण मंडियों के बारे में, हाट प्रणाली के बारे में, हाट के बारे में, लोक वितरण स्कीम, इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं आगे के क्लास में, परिवहन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है? परिवहन से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत पढ़ सकते हैं, नगर के अंतर्गत क्या है, फिर एक-एक करके इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन है क्या कि आपके सिलेबस में उतना दिया हुआ नहीं है, इसलिए सिलेबस छोटा है और हमें पढ़ना अधिक है। ऐसा नहीं है सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको पढ़ने होंगे। इसीलिए जितना आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है, आप उतना ही पढ़िए और उतना ही में आप बहुत अच्छा कर जाएँगे। अगले क्लास में हम लोग परिवहन, संचार और सेवाओं के बारे में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर कर दीजिए सेशन को, आप लोगों ने शेयर भी नहीं कर रखा है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफ़िकेशन समय से मिल जाए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।